नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, पूर्व मंत्री और दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी के पिताजी चौधरी सतपाल सांगवान जी का आज निधन हो गया है मेदांता में। वो करीबन महीने भर से बीमार थे और जब से उन्होंने अपनी बेटी के निधन का समाचार सुना था उसके बाद उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही और आज वो स्वर्ग सिधार गए। सतपाल सांगवान जी से पर इसलिए बात करना आज ज़रूरी है क्योंकि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के उन व्यक्तियों में से थे जिनके साथ काम करना मतलब कोई आसान काम नहीं था। लेकिन न केवल सतपाल सांगवान जी ने उनके साथ काम किया बल्कि उनका स्नेह भी उनको मिला। और राजनीति में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है, अपनी टीम बनाता है। तो लेकिन राजनीति का कटु सत्य ये है कि लोग उनको याद नहीं रखते जिन्होंने उनको बढ़ाया है आगे। लेकिन सतपाल सांगवान जी की ये विशेषता थी कि वो चाहे जहाँ भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, चौधरी बंसीलाल जी को उन्होंने हमेशा अपने सिर पे धारण करके रखा, अपना पॉलिटिकल गुरु बताया और उनके बारे में वो एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और राजनीति से परे जाकर उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी को हमेशा आदर सम्मान के साथ याद किया। ये उनकी पहचान थी, इसलिए चौधरी बंसीलाल जी उनको स्नेह से बुलडोजर कहा करते थे। तो एक तरीके से भिवानी की राजनीति में आज सतपाल जी के जाने से एक बहुत बड़ा स्पेस बना है और उनको उनका जो आम लोगों के लिए जो उनकी सुलभता थी इसके लिए उनको याद किया जाएगा हमेशा। डॉक्टर साहब जी, सतपाल सांगवान जी जिन दिल डोल में मजबूत थे उतने ही लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड नेता थे वो। देखिए, मुझे बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनसे मेरा संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। मुझे 3 बार किसी सिलसिले में उनसे मुलाकात मेरी हुई है और वो एजुकेटेड थे जी और बहुत पुराने ज़माने में उन्होंने बीएससी की थी उस टाइम में। लेकिन वो धरती से जुड़े हुए थे, बिल्कुल जिसको डाउन टू अर्थ कहते हैं, और बहुत ही मिलनसार आदमी थे। और बात करते वो छुपाते नहीं थे चीज़ों को, जो मन में आया वो सारी चीज़ें कह दी। बड़ी लंबी चौड़ी हमारी कई बार चर्चाएं हुई हैं राजनीति पे। उनकी राजनीति उनके जीवन का एक अलग पहलू है। जैसे हर नेता का होता है, राजनीति में आपको 36 तरह के समझौते करने पड़ते हैं, वो स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन बतौर एक इंसान मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि वो बहुत ही सरल थे और कोई बनावट नहीं थी किसी भी तरह की। बहुत मिलनसार, हंसमुख और किस्सा गोई के माहिर थे। बड़े किस्से उन्होंने हमें सुनाए। तो आज जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, जब से मुझे समाचार मिला है तो थोड़ा सा मेरा मन उससे आहत भी है। और जब मैंने उनके जीवन में झांका जिस समय, तो उनकी कहानी बड़ी विचित्र है। उनको उनके दादा ने पाला पोसा और वो उन्होंने बताया कि मैं दादा की कमर पे चढ़ के खेत में चला जाता था और वो काम करते थे और मैं एक साइड में बैठ जाता था। फादर उनके आर्मी में भी रहे कुछ टाइम और फिर बाद में उन्होंने कोई अपने काम भी किए होंगे इस तरह के। तो एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति और उसकी पढ़ाई में इतनी रुचि है कि और वो भी मतलब विषय क्या लिया, विज्ञान लिया। आमतौर पे ये होता है कि अगर आप ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं कि जहाँ कमाने का ज़्यादा प्रेशर है आप, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं व्यक्ति, वो सोचता है कि 8वीं 10वीं कर ली तो कहीं सेट हो जाऊँगा। और उन्होंने बीएससी की और उसके बाद मैं उस दौर में उन्होंने बताया कि नौकरी लगना बहुत आसान था। मतलब मुझे घर से आके ले गए, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहीं के जो टीचर है बोले कि भी तूने बीएससी की है और अब यहाँ पढ़ाना शुरू कर दो। तो उन्होंने कुछ प्रारंभिक वर्षों में अध्यापन का काम किया है और उसके बाद फिर उनकी जॉब लग गई इसमें टेलीकॉम में। तो मुझे बता रहे थे कि ऐसा कई बार हुआ कि मैं इस ऊहापोह में था कि मैं टीचर बन के रहूं या टेलीकॉम में जाऊं। और बोले जब मैं गया हूं टेलीकॉम के दफ्तर में, मैंने इंटरव्यू वगैरह पास कर लिया था, तो मैंने वो टेलीफोन देखा और हर एक की मेज पे वो रखा हुआ, तो मुझे एक बड़ा आकर्षण सा लगा कि यार टीचिंग में तो क्या है, मास्टर तो सभी बन जाते हैं, इस काम को करके देखते हैं, नया चीज़ है। हाँ, तो टेलीकॉम विभाग में और जब एक क्रांति हुई टेलीकॉम की यहाँ श्याम पित्रोदा के नेतृत्व में, ये भी हमारे दर्शक जान के ताजुब करेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। सांगवान साहब के श्याम पित्रोदा से बहुत अच्छे संबंध थे और जब उन्होंने ये चुनाव लड़ने की सोची तो त्याग पत्र देना जरूरी था।
नौकरी से, तो सैम को मिले थे वो जाके। और तो सैम पित्रोदा ने पूछा, फिर चौधरी साहब पक्का निर्णय है, छोड़ोगे इसको? बोले हाँ कि मैंने राजनीति करनी है। बोला ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वो इतनी पहचान भी इसलिए बना पाए कि वो टेलीकॉम में जहाँ करते उस यूनियन के लीडर थे, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, पूरे नॉर्थ इंडिया के। तो वहाँ वो चुनाव लड़ते थे, तो एक पहचान उनकी पूरे देश के टेलीकॉम विभाग के कर्मियों में थी। खासतौर से उत्तर भारत के लोग तो उनको बहुत ज़्यादा जानते थे। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, यूनियन के चुनाव तो आपको पता कितने कठिन होते हैं, और कोई एमएलए एमपी की तरह तो होता नहीं है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ों को लोग देखते हैं। तो ऐसे माहौल में एक हरियाणा से निकला व्यक्ति अगर पूरे देश में और उत्तर भारत में अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई टेलीकॉम यूनियन के लीडर के रूप में, तो वो भी एक बड़ी बात थी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ से आए थे, विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के टीचर बने, टेलीकॉम में आ गए, और फिर भिवानी में जब वो जॉब करते थे तभी उनका संपर्क चौधरी सुरेंद्र सिंह से हुआ। और चौधरी बंसीलाल की तो जो जन्म तिथि है वो 1927 है, और इनमें 4 साल का या 5 साल का फर्क था सुरेंद्र सिंह में और सतपाल जी में। तो दोनों के बीच में एक रैपो बन गया, क्योंकि जब आप टेलीकॉम में हैं, एसडीओ हैं और भिवानी में पोस्ट, और उस समय लाइन मिलवाना, फोन, वो बड़ा चैलेंज होता था। यही छोटे छोटे काम जो है, तो उसमें वो काफी हेल्पफुल रहे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक बार उनका ट्रांसफर रोहतक हो गया, और रोहतक में उनका ऑफिस था यहाँ डी पार्क के सामने, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है। बोले हुड्डा साहब आते थे इन्हीं छोटे मोटे कामों के लिए, हैं कि लाइन मिलवा देना जी, लाइन मिलवा देना, ये कर देना। तो बोले उसी दौरान मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क बने। और भिवानी में तो वो कहते थे कि मैं मतलब इतना सुलभ था लोगों के लिए, और फील्ड में रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वही चीज़, वो विशेषता उनको पसंद आई और वो बंसीलाल जी के परिवार के संपर्क में आ गए। देखिए बड़ी बात यह है कि चौधरी बंसीलाल किसी को पसंद करते हों, ये अपने आप में दुर्लभ चीज़ है। चूँकि वो पसंद करने से पहले इतने टेस्ट उसके लेते थे, इतनी फेजेस से गुजारते थे। आज चौधरी बंसीलाल जो बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन वो पसंद किसी को नहीं करते थे, हाँ, एक्सट्रीम था। तो उनको उनके साथ जुड़ना और तमाम उम्र उनके साथ जुड़े रहना, और चौधरी बंसीलाल की पसंदगी में आना, ये बड़ी बात है। तो एक बार उन्होंने बताया कि मैं जब 1991 में हबीबा बनी तो मुझे सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई आप जाकर मिल आओ। तो उनका उम्मीद ये थी, सुरेंद्र सिंह को अंदर से ये पता था कि जाएंगे और चौधरी साहब कहेंगे भाई चुनाव लड़ ले सतपाल। तो बोला बंसीलाल जी के पास में गया, उन्होंने कहा कि कितनी नौकरी बाकी है? बोला मुझे नौकरी का ज़्यादा लालच था। मैंने कहा जब तो 2-3 साल है। बोले ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह ने बाद में कहा, अरे सतपाल क्या कर दिया, तो नाश कर दिया। तो झूठ बोल देता कि भाई मेरी तो हो गया काम पूरा। तो बोला मैं भी पछताया भाई बहुत है, और अब क्या हो सकता था, एक बार मना कर दिया तो कर दिया। तो बोले 96 में मैंने ये तय कर लिया था कि जब गया मैं दोबारा, तो नौकरी तब भी रह रही थी, लेकिन मैंने कहा जी हो गया तो है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर आप चुनाव लड़ो। तो मैं ये कहता हूँ कि एक जो बिल्कुल ऑर्डिनरी परिवार से लोग आते हैं और इतने बड़े नेता के परिवार में, और नेता का विश्वास जीतना, भरोसा जीतना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी चौधरी बंसीलाल जैसे नेता का। और दूसरा सर, आप एक चीज़ देखिए जी कि राजनीति में चाहे देवीलाल जी हों, भजनलाल जी हों, बंसीलाल जी हों, जितने भी बड़े नेता हुए, इन्होंने बहुत लोगों को टिकटें दी होंगी, बहुत लोगों को मंत्री बनाया होगा, लेकिन कोई याद ही नहीं रखता किसी को भी, काम निकाला बाहर। लेकिन वो बंदे हार गए चुनाव, फिर बुजुर्ग हो गए, लेकिन चौधरी बंसीलाल का नाम उनकी जुबान पर रहता था। मैं चूंकि उनको अंकल जी कहता था, वो सुनील सांगवान की वजह से है, क्योंकि सुनील सांगवान से मेरी पुरानी मित्रता है। तो जब मैं उनको एक जगह बार बैठा हुआ था और एक कोई बुजुर्ग राजनेता और थे, तो उन्होंने बंसीलाल जी का जिक्र आया, तो बोले बंसीलाल ने नू करा। तो बोला देख भाई, चौधरी बंसीलाल ने नू करा। तो मेरे सामने अगर बात करो तो उनका चौधरी लगा के बात करा करो। तो मैंने कहा अंकल जी ये बंसीलाल तो वैसे तो हम हर आदमी कह ही देता है बाहर। बोले भाई सारे कह देते हैं, पर मुझे दुख होता है। वो चौधरी बंसीलाल कहलाने के लाए थे, उनका चौधरी उनके आगे हमेशा लगना चाहिए। देखिए राजनीति में आप किसी भी दल में चले जाएं और आपका राजनीतिक गुरु एक ही रहे, और उसको आप बड़े फक्र के साथ बताते हो। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस ज्वाइन करी और कुलदीप बिश्नोई से उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं जाऊंगा जनहित कांग्रेस में। तो उन्होंने जो दिन चुना वहाँ जाने का, वो चौधरी बंसीलाल की
जयंती या पुण्यतिथि थी कुछ न कुछ। तो उन्होंने कुलदीप को कहा कि वहाँ आ जाना मंच पे और वहाँ ज्वाइन करेंगे। अब देखिए कि भजन लाल जी की पार्टी चौधरी बंसी लाल से 36 का बैर रहा उनका, लेकिन उन्होंने कह दिया ये निर्णय हरियाणा जनहित कांग्रेस में जाने का मैं लूँगा तो चौधरी बंसी लाल के उस मंच से लूँगा जहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी होगी। और अंत तक यही जेजेपी में जब वो गए तब भी स्थिति थी, उन्होंने हमेशा चौधरी बंसी लाल की फ़ोटो को कभी नहीं हटाया। आज उनके ड्राइंग रूम में अगर जाओगे आप, आज भी चौधरी बंसी लाल के फोटो लगे हुए हैं। हाँ, तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतनी निष्ठा, इतनी लॉयल्टी राजनीति में हो और उसके बाद भी व्यक्ति प्रासंगिक बना रहे कि वो किसी भी दल में जाएं। बीजेपी में गए, उन्होंने भी टिकट दिया, अभिपा ने तो था ही, और आपके वो मंत्री भी बने अच्छे से कोटे से। और एक बड़े हंसमुख और उसकी बात है कि जब ये था 2009 वाला मामला और कुलदीप की पार्टी से थे, मैंने फिर बाद 1 घंटे का इंटरव्यू किया उसका, उन्होंने बताया ऐसे। तो जब उनसे दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा तो वो मतलब राजनीतिक जवाब नहीं दे पाए। बोले जी आप मंत्री बनोगे? बोला और के लड्डू खाना है। तो एक हरियाणा का जो व्यक्ति है, लड्डू खाना है, हाँ, देहाती पृष्ठभूमि से निकला आदमी है, अगर कोई और नेता होता, शातिर नेता, तो वो चीज़ों को बदल देता, पूरा लंबा चौड़ा पहले निबंध पढ़ता और फिर कहता। तो सीधे सीधे कह दिया राजनीति में आए भाई, मंत्री बनने के लिए आए, चूँकि हमारे पास सत्ता होगी, हम मंत्री होंगे तभी हम लोगों के काम आ सकते हैं, नहीं तो कौन पूछेगा। हालांकि उन्होंने चुनाव कई लड़े लेकिन जीते वो 2 ही बार है ना। हाँ, 96 और 2009। बाकी जो उन्होंने चुनाव लड़े वो हारे भी उसमें, लेकिन वो रेलिवेंट हमेशा बने रहे, है ना। और हुड्डा साहब से कभी बड़े अच्छे रिलेशन रहे, कभी थोड़ी सी उसमें तलखी आ गई उन चीज़ों में, और वो लास्ट में वो लड़ना भी चाहते थे, और लेकिन उनको लगा कि मुझे डिच किया गया है। तो कुल मिला के ऐसा था कि अब तो वो अपनी पॉलिटिकल जो उत्तराधिकारी अपने बेटे को सौंप गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खास बात देखिए कि इस चुनाव में भी सतपाल सांगवान जी पूरे गतिशीलता से चुनाव लड़ रहे थे अपने बेटे के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं हरियाणा में कि जो उस व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आज भी जब कलानौर की बात होती है तो कहते हैं कलानौर करतारी का, है ना, और बेरी रघुवीर का ध्यान की, मतलब कुछ लोग ऐसे जुड़ गए, बड़ा निर्मल का, हाँ, तो इस तरीके से आदमपुर भजन लाल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सतपाल सिंह सांगवान जुड़े हुए दादरी से। दादरी के सर, अगर आप पूरा दादरी का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखें तो उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज तक है तो उन्हीं का है। काम बहुत, उन्होंने एक बड़े गांव से दादरी को एक शहर में बदला था। हाँ, और उनके बाद वो फिर दादरी खराब से खराब ही होता चला गया। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कराए, और वो ये कहते थे अगर चौधरी बंसी लाल 1-2 टर्म और रह जाते तो दादरी तो पहचान में नहीं आती। इतने वहाँ काम उन्होंने करा देने थे। बार बार उनसे मतलब कहा भी गया था कि आप मंत्री बन जाओ, तो कई बार लोग उनके साथी मंत्री मजाक उड़ाते थे जब वो मंत्री नहीं थे वहाँ, कि भाई आपका नाम आने वाला है। तो चौधरी बंसी लाल ने कहा कि भाई सतपाल का मंत्री होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ है। तो इतनी उनकी सरकार में चलती थी। और लेकिन अब अच्छा ये हुआ कि सुनील सांगवान को उन्होंने इस्तीफा दिलाया और अब राजनीति में आ गए सुनील, और पहला चुनाव जीत भी गए एकदम से। प्रश्न चिन्ह तो बहुत थे। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि लोकप्रियता इतनी थी कि अगर उन्होंने अपने पुत्र को मैदान में उतारा तो लोगों ने उसे भी आशीर्वाद दिया पहली बार में ही, मतलब। अच्छा, एक चीज़ धर्मेंद्र जी, ये बाप बेटे के रिलेशन जो मैंने देखे वो अद्भुत थे। मैं पहले है ना जी सुनील सांगवान और जब सतपाल जी को देखा, उससे पहले मैं ये सोचा करता कि मैं अपने पिताजी से सबसे ज़्यादा डरता हूँ। मतलब इन दोनों को देख के लगे मैं ठीक हूँ यार। मतलब सुनील सांगवान अपने पिताजी का इतना रिगार्ड करते हैं, मजाल है उनके सामने बैठ भी जाए। सामने बैठे ही नहीं कभी वो। हमेशा जब मेरी मुलाकात हुई थी दादरी में ही, तो उन्होंने कहा कि त्यागी जब आपके हवाले आप कर लो। मैंने आप कहाँ जा रहे? बोला मेरी हिम्मत, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठ सकता। और वो कहते थे जैसे फोन आ गया ना सांगवान साहब का, तो कहते थे हाईकमान का फोन आ गया। तो शुरू में हमें हाईकमान कौन, तो पता चला कि सतपाल जी हाईकमान है। नहीं, बहुत सुखद स्थिति है आज के माहौल में अगर कोई पिता पुत्र के बीच इस तरह का संबंध रहा हो। और ऐसा नहीं था, इकलौते बेटे थे तो शायद प्यार भी बहुत ही करते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो प्यार तो खैर हर पिता अपने वो तो करता ही है, नेचुरल। मुझे लगता है बेटी का जो उनका निधन हुआ है ना, हाँ, उनका असर पड़ा है उनके ऊपर। बिल्कुल। वो सुनील जी बता रहे उस समय जो उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे लिखा, वो बड़ी बहन को अपनी माँ के समान ही देखते थे। तो ये इतनी बड़ा चोट है, व्यक्तिगत चोट थी। उम्र तो खैर हो रही थी सांगवान साहब की, लेकिन वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाए, है ना।
और जीवन में मैंने एक देखा कि उनके कष्ट बहुत था, बड़ी वेदना थी, बड़ी पीड़ाएं थी, संघर्ष था। बावजूद उसके अपने आप को खुशनुमा माहौल में रखना, पॉजिटिव सोचना, आगे तरक्की करते जाना। अभी जब लास्ट बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा अंकल जी एक इंटरव्यू करते हैं, बहुत ही मतलब कई सारी बातें ऐसी हैं जो पूछनी है। बोला यार 2 मिनट में तेरे को काम चल को नहीं, और 1 घंटों मेरे से बैठा नहीं जा। बोला इतना चाहिए 1 घंटा, तो 1 घंटा मेरे से बैठा नहीं जा, तो आप तो चाय पीवांगे और मैं मन सोन दे यार। तो वो अब दिख रहा था कि बुजुर्ग हो गए, नहीं तो वो बड़े हिम्मत में रहते थे। हाँ, नहीं, जिस्म पे उम्र का तकाजा तो तारी होता ही है, उसमें तो कोई दो बात नहीं है। लेकिन अंतिम समय तक वेदांता में जाने से पहले भी लगातार लोगों से उनका संपर्क बना रहा। और जो बड़े जमीन से जुड़े नेता होते हैं उनको कहते हैं कि उनको सारी एनर्जी लोगों से मिलती है। अगर आप उनको हफ्ते 10 दिन भी बाहर निकाल दो उस माहौल में जहाँ लोग नहीं है, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन वो उन्होंने ये छोड़ने का ऐलान किया था दादरी में, ये जेजेपी, उस दिन जब मैं उनसे पहले मैं कवर करने के लिए देखने के लिए गया हुआ था, तो जब पहले मिला तो वो आराम कर रहे थे, लेट रहे थे, वो ऐसा लग रहा था तबीयत उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर जैसे ही वो मंच पे चढ़े बिल्कुल दौड़ने लगे थे। तो मैं वहाँ सोच रहा था कि देखो नेताओं को ऊर्जा मिलती है लोगों से, तो लोग दिखे और उनमें ऊर्जा आ गई। ये बड़ी बात है। 3 दशक तक किसी एक विधानसभा क्षेत्र में आप अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखते हैं, और इतने कि हर दल आपके पास प्रयास करता है कि आप उसके कैंडिडेट बन जाए। तो कहीं ना कहीं तो जनाधार है, लोकप्रियता है, लोगों के बीच काम किया है, पर्सनल रिश्ते बनाए हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने की प्रवृत्ति रही है, जो आज के नेताओं को, खासतौर से युवा नेताओं को सीखना चाहिए। और वो कोई नाटकबाजी नहीं था। मतलब अगर आप कहीं किसी के गमी में शामिल हो रहे हो, खुशी में जा रहे हो, तो एक तो ये है कि आप औपचारिकता निभाना जा रहे हैं, और वो चेहरे से दिख जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में आपके दुख को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और वो उनके चेहरे पे दिखता है। तो सतपाल सांगवान जी के अंदर ये विशेषता थी। और सतपाल सांगवान जी के जाने के बाद भिवानी का जो शेरिया सर, उसमें उनको जो अपना चौधरी बंसीलाल जी को जो जिस बहाने से वो याद किया करते थे, वो बहाने चले गए हैं एक्चुअली। अब पूरे भिवानी में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो चौधरी बंसीलाल जी को इतना सम्मान देता हो और उनको इस तरीके से याद करता हो। मुझे तो लगता है पूरे प्रदेश में कोई नहीं है। देखिए, जनता में तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो उनके प्रशंसक हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कोई नेता इस तरीके से इतना सम्मान करता हो कि अपने किसी भी नेता का। और आजकल तो बड़ा जोखिम वाला दौर है, फोटो भी कई बना कर रखते हैं जैसे दल बदला ना अगले दिन वो सारी चीज। एक चीज या ये विशेषता मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह में देखी कि उन्होंने राजीव गांधी की तस्वीर कभी नहीं उतारी। चाहे बेशक वो भाजपा में रहे, लेकिन राजीव गांधी उनके लीडर रहे। इसी तरीके से ओपनली मान रहा हूँ, सतपाल जी ने बंसीलाल जी की तस्वीर कभी नहीं उतारी। और इस चीज की तारीफ की जानी चाहिए कि ठीक है, राजनीति आपको पता नहीं कब हालात ऐसे और आपको कहाँ जाना पड़ जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने पॉलिटिकल गुरु को संभाल कर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, तो इससे नई पीढ़ी में भी एक संदेश जाता है कि लॉयल्टी क्या चीज़ होती है। और चौधरी बंसीलाल जैसे लीडर से सम्मान पाना, उनके भरोसे को जीतना, ये कोई साधारण बात नहीं है। हालांकि अब सुनील जी के लिए चैलेंज बढ़ गए हैं, क्योंकि जब तक सतपाल जी थे तो उनको बहुत ज़्यादा सी, बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका ज़्यादा लोगों से था, अब सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। देखिए, सुनील जो है ना, बुनियादी तौर पे नेता नहीं है। मुझे ये लगता है कि शायद सतपाल सांगवान जी की इच्छा रही होगी उनको लाने की। उनका वो एक अफसर हैं, लेकिन बहुत विनम्र हैं। लेकिन अब राजनीति की, अब लंबी राजनीति, वो कहते हैं मैं तो ओके बढ़िया था भाई यहाँ तो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, है ना। वो कहते थे जब नेता हारता है तो सबसे पहले उसका ओके वाला भागता है। हाँ। तो बोले मैंने भरने पड़ा करते। खैर बुजुर्ग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रहे। ये थोड़ा सा 10-15 दिन का अंतराल जो भी था, वो उनका जीवन ठीक ठाक ही रहा स्वास्थ्य के मामले में। और फिर बंसीलाल जी बुलडोजर इसलिए तो कहते, थोड़ा उनका भारी शरीर की वजह से बुलडोजर भी था, और वो बुलडोज करके अपनी बातें मनवा भी लेते थे। तो चौधरी बंसीलाल से वो आग्रह भी कर लेते थे, जिद भी कर लेते थे कि ये होना चाहिए, और वो चीज़ें हो जाती थी। चौधरी सतपाल सांगवान जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। और जीवन और मृत्यु दुनिया के अटल सत्य हैं दोस्तों, लेकिन हम जो काम करते हैं, हम जो अपनी पहचान बनाते हैं, वो हमारे साथ रहती है, और हमारे साथ नहीं, हमारी पीढ़ियों के साथ भी रहती हैं। तो अगर आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। और सुनील सांगवान जी पे अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पिताजी की विरासत को उनसे भी बेहतर करके दिखाएं। एक बार फिर से उनको नमन है। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव सतपाल सांगवान जी के साथ इतने हैं कि मैं घंटों भर उन पे बात कर सकता हूं, लेकिन बहुत पीड़ाएं हैं उनके जाने की, पर स्वीकार करनी होंगी। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बहाने चौधरी बंसीलाल को भी देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा शिष्य अपना तैयार किया जो राजनीति में आदर्श गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाता चला गया। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।